हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मधुर सर। मैं हूं मधुर डाका। बच्चों देखो, आपने ना ये वीडियोस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की ना, ये फर्स्ट चैप्टर आपके साइंस की बुक का, तो ये आपने वीडियोस बहुत जगह देख ली होंगी सबकी। जनरली हो क्या रहा है कि टीचर ना उसको रीड कर रहा है, एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के आता है, उसको रीड करके चला जाता है। जैसे ही आप वीडियो बंद करते हो और आप वीडियो को कंप्लीट करते हो तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता। बेसिकली रिटेंशन पावर नहीं है, जो वो पढ़ा रहा है उसकी रिटेंटिविटी नहीं है। अब जनरली मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं, मैं उस तरीके को ना, मैं उसको रिलेट कर करके ट्रिक के जरिए से पढ़ाता हूं। जिस तरीके से ना, आप देखो केमिकल रिएक्शंस ना वो लिखवाया जाएगा, इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन लिखवाया जाएगा, आपके दिमाग में कुछ याद नहीं रहेगी। पर मैं इस चैप्टर में क्या करूंगा, मैं इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ना बांट दूंगा। जैसे आप कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे 3+1 फ्री वाली, आपके दिमाग में चलेगा भाई 3+1 फ्री वाली। एक्सोथर्मिक में 3 पढ़नी है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक में 3+1+2 पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट में 3 पढ़नी है, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 पढ़नी है। अब होता क्या है, जैसे जर्नली ना, पता है एक बार एग्जाम हुआ एक स्कूल में, तो ना जैसे नॉर्मल क्लास टेस्ट हो रहा था, जो बच्चे हमसे ट्यूशन पढ़ रहे थे तो वो ना जब टेस्ट को दे रहे थे, जो एग्जाम था उसको दे रहे थे, तो ना वो ना आपस में ऐसे बात कर रहे थे कि ये तो डिस्प्लेसमेंट की दूसरी वाली से क्वेश्चन है। क्योंकि ना वहां पर क्वेश्चन ना, केमिस्ट्री क्या होती है, जनरली बायोलॉजी स्कोरिंग होती है, बट केमिस्ट्री में जो नंबर खींचने होते हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इस स्टेज में ना आप बहुत सारी रिएक्शंस याद कर लो, आप भूल जाओगे। बट अगर आप उसको नंबर के साथ याद कर लो कि भाई इसमें तो 3 ही रिएक्शन है, तो आपके पास एक ना जर्नल फॉर्म दी गई होती है, तो आपको पता चल जाता है वो एग्जामिनर पूछ कौन सी वाली से रहा। अगर आपको नंबर पता चल गया तो आप उसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो इसी वजह से भाई साहब, मैं पढ़ाता हूं प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा रहा हूं, 6 साल प्लस एक्सपीरियंस है। मैं लेता हूं 5,000 रुपए पर मंथ ऑफलाइन में, तो बेसिकली 60,000 रुपए लेता हूं मैथ साइंस पढ़ाने के एनुअली। तो ये चीज है क्या, ये ना मैं इसमें आपको ट्रिक्स भी देने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज आई कि आगे जाके कलर व्हाइट से ग्रे हो गया, तो आपको कैसे याद करना है व्हाइट से ग्रे हो गया। बच्चा कंफ्यूज रहता है, ग्रे से व्हाइट हो गया, व्हाइट से ग्रीन हो गया, व्हाइट से ब्लू हो गया। तो उस चीज में ना हम रिलेट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको वाह जी से रिलेट कर दूंगा, वाह जी, वाह जी से रिलेट करके बच्चा कभी भूलेगा ही नहीं, व्हाइट से ग्रे हो गया। तो ऐसे ही हम ना बहुत सारी ट्रिक्स देते हैं आपको, जिससे ना आपकी रिटेंटिविटी पावर बढ़ जाती है और एग्जाम में ना आपको सब कुछ याद आता है। लिटरली जब आपका फाइनल एग्जाम होगा, आपको जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो आपको सिर्फ सारी चीजें, मेरे आपके पूरे दिमाग में सिर्फ मैं ही घूम रहा हूँ, मेरे सारे तरीके घूम रहे होंगे, और जो भी मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो सारी चीजें आपको घूम रही होंगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं भाई बेसिक से, ठीक है। सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। आधों को तो डिफरेंस ही नहीं पता, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इनको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, बट जब इस पूरे प्रोसेस को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है बात, ये बात भी क्लियर है। अब इसमें ध्यान से समझना, अब एक केमिकल इक्वेशन जब आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया सिंबॉलिकली, समझना सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करेंगे। फिर एक एरो लगती है, एरो वो डायरेक्शन दिखाती है जिस तरफ रिएक्शन जा रहा होता है। फिर आते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होने के बाद जो बन गए वो प्रोडक्ट्स, वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में। अब ध्यान से समझना, एक आती है वर्ड इक्वेशन। भाई अगर मैं जैसे आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम के रिबन को सबसे पहले तो आपको ना सैंड पेपर से वो रब करना पड़ता है। रब करने के बाद ना जैसे ही आप उसे बर्न करते हो तो ऑक्सीजन मिल गई उसको, तो ना व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आती है और वो एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई उसको सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, क्योंकि सैंड पेपर से आप इसलिए रब करते हैं ताकि वो फिर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए। अगर उस पर कोई इंप्योरिटीज लगी होगी तो वो उससे बर्न नहीं करेगा, वो उससे जलेगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं, तो देखो वर्ड इक्वेशन का मतलब है अगर आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हो पूरा तो ये वर्ड इक्वेशन। अब अगर इसको आप कंसाइज वे में लिख रहे हो तो वो पूरी केमिकल इक्वेशन। और अगर आप स्केलेटल मतलब उसको आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे, बट 1 एटम है, तो यहां पर ना आपने बैलेंस नहीं किया। जब आप बैलेंस नहीं करोगे तो उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलोगे। और अगर आप बैलेंसिंग कर दो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर जैसे आपने बैलेंसिंग कर दी तो बैलेंसिंग के बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस।
लास्ट में करेंगे हम बैलेंसिंग वगैरह। और एक चीज भाई मेरे अपने दिमाग में ना फिट कर लो, जितने भी सारे रिएक्शंस याद करोगे ना उसको ना नॉर्मल तरीके से याद कर लो कि कौन किससे रिएक्ट करता है और क्या बनता है। बैलेंसिंग तरीका सीख लेना, बाद में अपने आप कर लेना इंप्लीमेंट, ठीक है। अगर डायरेक्टली इस तरीके से याद हो करने की कोशिश करोगे तो ना याद ही नहीं होगा। तो डायरेक्टली आप पहले इससे याद करो, इससे याद करोगे तो बैलेंसिंग आती होगी, अपने आप बना लोगे। उसके बाद बात करते हैं कि भाई एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसकी ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। 4 ऑब्जर्वेशन। अगर स्टेट में चेंज हो जाए, स्टेट होता है सॉलिड लिक्विड गैस, अगर आपस में स्टेट कन्वर्टिबल होगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में हो गया, तो इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो गया। या फिर कलर, कई बार ना कलर चेंज हो जाता है, जैसे ग्रीन से व्हाइट हो गया, ब्लू से फेड हो गया, तो इन कलर के चेंजेस से भी आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कईयों में ना आपकी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर आती है, तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उससे भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते आगे। तो चलिए पहली रिएक्शन पे आते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है, कोई चीज कंबाइन होके बन जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे ही मैंने इंट्रो हुआ था, मैंने बताया था 3+1, 3 रिएक्शंस तो मेन और एक फ्री में मिलेगी। देखना फ्री वाली कैसी है। सबसे पहले तो 3 रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा, बहुत एनर्जेटिकली रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब मैंने बोला विग्रसली, एनर्जेटिकली रिएक्ट करेगा, तो इसी वजह से क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। खाली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइन बोलते हो, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको आप स्लेक्ड लाइन बोलते हो। तो पहली रिएक्शन क्लियर होगी, जब क्विकलाइन को पानी में आपने डाला तो बड़ा विग्रसली रिएक्ट करा, स्लेक्ड लाइन बन गया। विग्रसली का मतलब हीट प्रोड्यूस हुई। ये पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन में अगर आप ध्यान से समझना, सबसे पहले ना पहली रिएक्शन में आपको एक गिफ्ट मिलेगा फ्री में। अब आपके पास स्लेक्ड लाइन आ चुका है, स्लेक्ड लाइन का यूज करते हैं हम जनरली व्हाइट वॉशिंग में। हम क्या करते हैं, इस स्लेक्ड लाइन को दीवार पे लगा दिया। अब दीवार पे लगा दिया तो दीवार में हवा होगी, वहां पे कमरे में हवा होगी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो अब ये स्लेक्ड लाइन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं मार्बल, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जिसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और साथ में पानी रिलीज होगा। अब पानी ना 2-3 दिन में सूख जाएगा, 2-3 दिन में सूख जाएगा, तो बड़ी चमकदार, बहुत शाइनिंग वो आएगी। तो आप यहीं पे देखना, व्हाइट वॉशिंग में आफ्टर 2-3 डेज में शाइनी फिनिश आती है वॉल्स में। ठीक है जी, पहला रिएक्शन याद है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा, विग्रसली रिएक्ट हुआ। दूसरा फ्री में मिला, इसमें फ्री में क्या मिला कि जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने दीवारों पे लगाया था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसने रिएक्ट करा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना दी, जो कि एक शाइनी फिनिश दे रही है वॉल्स को। अब दूसरी रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल लिख के आपने कार्बन क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे भाई कोल जो है उसमें मेजरली कार्बन ही होता है, कार्बन एलिमेंट ही होता है। तो बर्निंग, कोई भी चीज बर्निंग मतलब जलाना, जलाते किससे, ऑक्सीजन से। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये बर्निंग ऑफ कोल हो गया दूसरी। तीसरी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी बनाना है, हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन गिव्स H2O वाटर। तो 3 होगी, देखो कॉम्बिनेशन में 3 याद करिए, एक फ्री में मिली थी होगी। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक पे। भाई एक्सोथर्मिक में मतलब होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। जब एक तो होती है हीट मैं खुद से लगाऊं, एक हीट मेरे को मिले, तो जो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स के साथ में हीट मिलती है, आपको हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये सारे एक्सोथर्मिक में आ गया। अब एक्सोथर्मिक में कितनी याद रखनी है, एक्सोथर्मिक में 3 याद रखनी है। 3 में जो सबसे पहली वाली है वो तो मेरे भाई यही वाली है जो कॉम्बिनेशन की पहली थी। कैसी, हमने बोला था क्विक लाइन को जब पानी के साथ रिएक्ट कराया तो स्लेक लाइन बना और हीट विग्रसली, तो जब कुछ प्रोड्यूस हुआ तो वही एक्सोथर्मिक है। तो पहली रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक की, कौन सी, जो कॉम्बिनेशन की पहली थी। उसके बाद आती है रेस्पिरेशन।
अब ना एक बात ध्यान से समझना, जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन। डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। आपने फूड लिया, खाना लिया, अगर उस खाने को आप तोड़ रहे हो सिंपल प्रोडक्ट्स में तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि एक फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल वन में तोड़ना। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है भाई साहब, आपने जो खाना गया है सिंपल फॉर्म में, उस खाने को जलाना पड़ता है। कोई भी चीज जलाता कौन है, ऑक्सीजन। तो ये आपका ग्लूकोस है, यहां पे आपका ग्लूकोस लिखा हुआ है C6H12O6, तो ये आपका सिंपल फॉर्म में। अब इसको ऑक्सीजन से जलाओगे, आपको एनर्जी कब मिलती है, खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती। सबसे पहले खाना जाता है, खाना टूटता है सिंपल वन में, उससे डाइजेशन। फिर उसके बाद जो सिंपल वन में आ गया ग्लूकोज, उसको ना जलाया जाता है। जलाता कौन है, बर्न कौन करता है, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं फिर आपको मिलती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप ग्लूकोज को जलाओ, जो आपके खाने को आप जलाओगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग क्या होता है, सिंपल इनहेल एक्सहेल करना। इनहेल करना एयर को विच इज रिच इन ऑक्सीजन, और एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल करना एयर को ही विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीथिंग सिर्फ इनहेल एक्सहेल है। रेस्पिरेशन जब खाने को आप जलाओगे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि हमारी सारी सेलों को एनर्जी चाहिए होती है ना। इसके बाद बात करते हैं तीसरी, वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होता है कंपोस्ट में। तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन में याद होगी 3+1 फ्री वाली, एक्सोथर्मिक में 3 याद होगी, जिसमें पहली वाली कौन सी थी, कॉम्बिनेशन की थी, फिर दूसरी रेस्पिरेशन की थी, और तीसरी वेजिटेबल मैटर डिकम्पोजेस टू कंपोस्ट। तो आई होप आपको याद होगी। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक देखो, एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस हो रही थी। एंडो, अब देखो कोई भी चीज है, कोई भी चीज अपने आप से तो टूटेगी नहीं, तो आपको उसे तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे इन्हीं रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन मतलब जब एक रिएक्टेंट को आपको तोड़ना हो सिंपल प्रोडक्ट्स में। अब मैंने बोला कोई भी चीज ऐसे तो टूटेगी नहीं, आपको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। तो इसमें हम ध्यान से देखना 3, 1 और 2। सबसे पहले अगर आपने हीट दे दी, हीट दे के तोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी दे के करा तो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन हो गया, और अगर आपने सनलाइट वाला दे के करा तो सनलाइट लाइट डिकम्पोजिशन हो गया। तो अब इसी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट। अब सबसे पहली रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो ग्रीन रंग का होता है। जैसे ही आप उसे हीट करते हो तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, उसमें से पानी उड़ जाता है और वो फेरस सल्फेट बन जाता है व्हाइट कलर में, ग्रीन से व्हाइट कलर में हो गया। आप उसको फर्दर हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसमें ना फेरिक ऑक्साइड जो है आपका वो सॉलिड है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वो गैसेस है। अब देखना इसमें ना आप जनरली एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो इसमें लड़की ऐसे करी हुई है, तो ना ऑब्जर्वेशन आती है आपके पेपर में, ऑब्जर्वेशन से बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या है, इसकी कलर चेंज की, ग्रीन से व्हाइट। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें बर्निंग ऑर्डर ऑफ सल्फर, उसने ऐसे करा हुआ है तो मतलब उसे स्मेल आ रही है किस चीज की, सल्फर के जलने की। दूसरी रिएक्शन पे आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड लेके स्लेक लाइम बना लिया था हमने, स्लेक लाइम से हमने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया था व्हाइट वॉशिंग वगैरह वाला। अब उस जो व्हाइट वॉशिंग वाला था, कैल्शियम कार्बोनेट की परत थी, अब उसको वापस से तोड़ के जो चीज थी हमारे पास क्विक लाइम, उसमें इनिशियल में लाना हो तो क्या करें, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मार्बल लाइमस्टोन आपने पढ़ा था। ये क्या है, क्विक लाइम, और वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन लेड नाइट्रेट, ये लेड है, ये नाइट्रेट है। जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में वो टूट जाएगा। यहां पर ना आपको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। फ्यूम्स क्या होता है, धुआं होता है, तो ब्राउन कलर का आपको धुआं देखने को मिलेगा। तो भाई ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं जो टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में आएंगे। तो बस इसको, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। तो हमने डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक में हमने थर्मल के देख लिए 3। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से आप क्या कर सकते हो, अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक डिकम्पोजिशन। फिर सनलाइट का, सनलाइट में आप 2 तरीके से देखोगे, 2 रिएक्शंस को देखोगे। सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड को अगर आप प्लेट में सनलाइट में रख दोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इसमें ना आप कलर में ऑब्जर्वेशन में जो चेंज देखोगे, व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम रिलेट करते हैं, वाह जी क्या फोटोग्राफी बनाई है, वाह जी क्या फोटोग्राफी बनाई है। तो व्हाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। और ये जो है रिएक्शन, इसको हम यूज करते हैं ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। इसलिए वाह जी क्या फोटोग्राफी से हम इसे रिलेट कर पाएंगे। वापिस से देखना, आपने डिकम्पोजिशन या एंडोथर्मिक को देखा, 3 देखे थर्मल के, 1 देखा इलेक्ट्रिसिटी का और 2 देखे लाइट के, सनलाइट के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई आपने जनरली देखा है कि एक पावरफुल आदमी होता है जो उससे कम पावरफुल वालों को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उन्हें हटा देता है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो ज्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है, वो जो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, उसको हटा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको 3 याद करनी है। सबसे पहले आयरन को आपने कॉपर सल्फेट के साथ कराया, ठीक है। आयरन नेल होती है, कॉपर सल्फेट आपने सॉल्यूशन में डाल रखा है। तो जैसे ही आपने उनको रिएक्ट कराया तो ये क्या होगा, ध्यान से समझना इसको ना। देखो कॉपर SO4 को समझना सोफा, SO4 को समझना सोफा, और Cl को समझना चेयर। स से सोफा, स से चेयर। अब ध्यान से समझना, कॉपर ना मस्त बैठा था सोफे पे, कॉपर मस्त सोफे पे बैठा था। आयरन आया, हाँ भाई, और आयरन सोफे पे बैठ गया, कॉपर अलग हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ध्यान से समझना। अच्छा इसकी ऑब्जर्वेशन समझना, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आयरन नेल का जो कलर था, जो आपकी कील थी, उसका कलर चेंज हो गया ब्राउनिश आफ्टर रिएक्शन। उसके साथ साथ जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड हो गया, वो उड़ गया। जो ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट का, वो उड़ गया। तो 2 ऑब्जर्वेशन होगी। अब ध्यान से समझना, कॉपर फिर सोफे पे बैठा हुआ था, अब की बार आया जिंक आया, जिंक सोफे पे बैठ के कॉपर फिर अलग कर दिया खड़ा। इसके बाद अब कॉपर सोफे पे तो भाई बैठ के यूं देखा कि आयरन और जिंक आए थे, धक्का देके चले गए। अब कॉपर क्या हो गया, कॉपर नाराज होके जाके चेयर पे बैठ गया, कॉपर बैठ गया अब चेयर पे, कॉपर चेयर पे बैठा। अब आया लेड, तो लेड अब चेयर पे बैठ गया, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, कॉपर फिर खड़ा कर दिया। तो इससे हमें ये समझ में आई कि कॉपर जनरली वीक है। कॉपर किससे वीक है, जिंक और लेड से कॉपर वीक है, जिंक और लेड से कॉपर वीक है, मतलब जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसके बाद बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनमें ना देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो सोफे पे बैठा है और मैं चेयर पे बैठा हूं, हम दोनों आपस में अपनी पोजीशंस चेंज कर ले कि भाई मैं चेयर पे चला जाऊं और वो सोफे पे आ जाए, मतलब इंटरचेंज कर ले। तो यही होता है एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मेरे भाई, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म मतलब, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो घुल नहीं पाता। इसी वजह से जो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। अब ध्यान से समझना, देखो सोडियम पे जनरली क्या है, पॉजिटिव का चार्ज, सल्फेट पे है नेगेटिव का, सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव का, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गए, नमक बन गया सोडियम क्लोराइड। सल्फेट पे है नेगेटिव का, बैरियम पे है पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो अनलाइक होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट होगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव वहां पर अट्रैक्ट होगी, बन गया। इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का। दूसरी रिएक्शन देखना, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें ध्यान से समझना, इसमें येलो कलर का पीपीटी है लेड आयोडाइड का। इसमें देखना, देखो लेड क्या है, लेड आपका पॉजिटिव में है, ठीक है, और यहां पर जो आपका आयोडीन है वो नेगेटिव में है। तो ये दोनों रिएक्ट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए। यहां पर देखना नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है नेगेटिव में, और ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम होता है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर अट्रैक्ट हो गए। तो यही तो बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स। हो गए याद। आगे चलते, आगे बढ़ते हैं भाई एक नए टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इनमें से कोई भी एक काम हो रहा है कि अगर मान लो खाली ऑक्सीडेशन ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, कोई भी एक भी होगा तब भी वो क्या, ऑक्सीडेशन।
वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, तो इसलिए रिडक्शन। अगर ये रिमूव या तो ये मिल जाए या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना मिल जाए तो वो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन समझ में आए। अब देखना, जैसे कॉपर है, कॉपर में आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, वो हीट दी, वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। बट अब इसी कॉपर ऑक्साइड में अगर आप हाइड्रोजन पास करा दो, हाइड्रोजन पास करा दो, हीट दे दो, तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O से बना पानी, पानी अलग हो जाएगा। अब एक ध्यान से समझना, ये ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ ही साथ, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखना रिडॉक्स रिएक्शन कैसे। देखो सबसे पहले तो देखो यहां पर, पहले तो इस पहली वाली को समझो, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये कॉपर का ऐड होना ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसको ध्यान से समझना, यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, कॉपर की ऑक्सीजन छिन गई, मतलब ऑक्सीजन डिलीट हो गई, तो ऑक्सीजन डिलीट होना क्या मतलब रिडक्शन, तो यहां क्या हो रहा है रिडक्शन। वहीं देखना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऐड होना ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स। दूसरा एग्जांपल देखना, जिंक के पास ऑक्सीजन थी, जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन हट गई, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। वहीं कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। आगे देखना MnO2, MnO2 ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हटने को रिडक्शन। और वहीं देखना HCl में H था, अब H हट गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के हटने को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन होगी यार, क्लोरीन ही क्यों, पानी क्यों नहीं देखा सर आपने? यार पानी ने, जब बड़े बड़े एलिमेंट्स होते हैं ना तो वहां पे छोटी छोटी चीजों की बात नहीं करते हम। जब छोटे छोटे हैं तब इनकी बात होती है, जब बड़े बड़े होते हैं इनकी बात नहीं होती। अब एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार कि भाई साहब इन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो मेरी ट्रिक याद रखना, सबसे पहले तो आंसर क्या होगा, आंसर सिर्फ आपका रिएक्टेंट्स में से होगा, प्रोडक्ट्स में से नहीं होगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से पूछा कि सर इसमें बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो सर ने याद कराया, मधुर सर ने, कि भाई जो भी एजेंट्स हैं, एजेंट्स होते हैं जो पैसे लेके काम करते हैं, जिनका मतलब कुछ कमीशन होता है, तो एजेंट्स कभी भी प्रोडक्ट्स में से नहीं होती, हमेशा रिएक्टेंट्स को टारगेट करते हैं। जो रिएक्टेंट जब रिएक्शन होने वाला होता है, जब एजेंट उनके पास पहुंच जाते हैं ना, तो अब ध्यान से समझना 50% तो यहीं पे हो गया फिल्टर आउट। 4 MCQ है, 2 तो हमने डिलीट करवा दिए, क्या कि हमेशा रिएक्टेंट्स में से मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से मिलेंगे। अब बचा ये और ये, इन दोनों में से, तो लेफ्ट हैंड साइड में से। अब उसमें ध्यान से समझना, एक ध्यान से समझना, एजेंट क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है, मैं कुछ बेच रहा हूं, तो एजेंट मैं खुद थोड़ी ना हूं, कोई साथ वाला होगा, तो जिसका वो प्रोसेस होता है, मतलब जिसकी वो लैंड होती है, एजेंट वो नहीं होता, एजेंट उससे कोई दूसरे वाला होता है। ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है तो एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो खुद थोड़ी ना होगा, उसके साथ वाला एजेंट होगा जिसने हेल्प करी होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। यहां पे देखना कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, एजेंट हमेशा साथ वाला, तो साथ वाला मतलब हाइड्रोजन। इधर देखना, इसमें रिडक्शन हो रही है ZnO की, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, साथ वाला कार्बन। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, ZnO। इसमें देखना MnO2 की रिडक्शन हो रही है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, MnO2। तो ये आपका काम मैंने फिल्टर आउट करा दिया, बहुत इजी करा दिया। अब लास्ट के 2 छोटे छोटे टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी। प्रोसेस व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। जब भी कोई मतलब एक मेटल है तो आसपास के उसमें मॉइस्चर से, एसिड से किसी रिएक्ट होकर खराब हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। वो जो मेटल कोरोड हो गया उसको हम कोरोडेड मेटल बोलेंगे, और जिस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन। जैसे कि आपने समझा कि भाई आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे नए चमकदार रहते हैं भाई, बट उसमें अगर थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कई बार उन पे रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग मतलब उन पे रेडिश ब्राउन की परत चढ़ जाती है। रस्टिंग कैसे होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे अभी बता देता हूं, रस्टिंग जो आयरन पे जंग लगता है, लोहे पे जंग लगता है, वो दोनों फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें हवा भी रिस्पॉन्सिबल होती है, पानी भी। कोई एक भी लोगे ना तो काम नहीं बन पाएगा, दोनों ही चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सिल्वर के आर्टिकल्स हमने देखे होंगे, चांदी पे ब्लैक कलर
की परत चढ़ जाती है, कॉपर पे ग्रीन कलर की पड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन अगर स्पेसिफिकली आयरन की बोलूँ तो उसको मैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलता हूँ। भाई हमारे ना इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि जैसे हमारे बड़े बड़े पिलर्स लोहे के बने होते हैं, तो लोहे के पिलर्स में हमारा ये मेटल कोरोड हो जाता है, तो हमारा बहुत खर्चा आता है। इसलिए अब हम इसमें अलॉयज का यूज़ करते हैं, स्टील वगैरह का मिक्स करके, और उसको कोरोजन से बचाते हैं। दूसरा आता है रेंसिडिटी। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। भाई फैट और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार वो ना ऑक्सीजन के साथ, जैसे आपने खुले छोड़ दिए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें हम, जो कोरोजन है इसको प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीज डालो जो एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को रिएक्ट ही ना होने दे। एंटी मतलब खिलाफ। एयर टाइट कंटेनर्स, भाई ऑक्सीजन आ ही नहीं पाएगी अगर आप एयर टाइट कंटेनर में डालोगे तो। और इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, जैसे चिप्स देखी हुई है, चिप्स आती है ना हमारी, उसको ना फ्लश कर दिया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करती किसी से। तो इस तरीके से आप बचा सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। अब देखना इसको ना रिवाइज कैसे करना है। भाई सबसे पहले तो इसको ना नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और फिर जिस हिसाब से मैंने माइंड मैपिंग कराई ना कि भाई इसके इतने रिएक्शन, इसके इतने रिएक्शन, इसके इतने रिएक्शन, सबसे पहले आपको जैसे ही एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज कर लो, फिर खाली एक ब्लैंक पेज ले लेना और अपने ब्लैंक पेज में जैसे सर ने बताया था कि इसके इतने रिएक्शन, इसके इतने रिएक्शन, और अपने आप से लिख देना, पूरा चैप्टर लिख देना अपने आप से। आपके एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा इस चैप्टर में से, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया मेरा, तो इसको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। @मधुर सर, मैं हूं आपका मधुर ढाका। थैंक यू।